आप सभी व्यूअर्स का करंट अफेयर्स की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो हमारी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे केरला बिकम्स फर्स्ट कंट्री इज फर्स्ट स्टेट टू बी फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। दूसरा है ब्राज़ील में एंटी डेमोक्रेटिक राइट्स। तीसरा है आपका आज का यूएस टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में। चौथा है फातिमा शेख के बारे में। पांचवा टॉपिक है आपका अर्थ ओजोन लेयर ऑन ट्रैक ऑफ रिकवरी विथ 4 डिकेड्स। अगला है इंडिया एंड यूके लॉन्च यंग प्रोफेशनल स्कीम। फिर है ग्लोबल तमिल एंजल प्लेटफॉर्म के बारे में। अगला है 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। फिर जोशी मत सिंकिंग जोन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया ग्रेट हॉस्पिटल का। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एडवाइजरी जारी हुई रिपोर्टेज ऑन वायलेंस के ऊपर। और बर्ड पॉपुलेशन सेंसस कराई गई भितरकनिका नेशनल पार्क द्वारा। आरबीआई रिलीज एनुअल रिपोर्ट ऑन ऑम्बड्समैन स्कीम और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये कुछ आज की न्यूज़ हैं, तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहला है केरला बिकम्स फर्स्ट कंट्री फुल डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो हुआ क्या है, जो केरला है उसने सारे डिजिटल बैंकिंग एलिजिबल कर दिया है, जितने भी उसके अकाउंट है उसमें। और ये करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है। केरला ने एक आरबीआई की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है जो है एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। इस स्कीम का नाम याद रखिएगा, आरबीआई की स्कीम है जिसको किसने, केरला राज्य ने लागू किया है। और जो 63 डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना केरला का डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से फुल्ली डिजिटलाइज होने वाला। और इसी के चलते केरला ने एक केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है, जिससे ये इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। सरकार जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी केरला राज्य में। फर्दर इसमें देखेंगे कि केरला सरकार 2000 फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट भी राज्य में लगाएगी, जिससे जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ जो बढ़ते हुए साइबर क्राइम है बैंकिंग सेक्टर में, उसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग का भी निर्माण किया गया है। और केरला ने अभी पिछले साल में 3 अवार्ड जीते हैं, डिजिटल इंडिया अवार्ड, जो कि ये बताते हैं कि जो केरला राज्य है वो अपने को डिजिटलाइज करने में कितना आगे है। तो जो ये डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है केरला राज्य, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। ये वाला हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी के माध्यम के छात्र हैं वो देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है ब्राज़ील में लोकतांत्रिक विरोधी दंगे हुए, ब्राज़ील एंटी डेमोक्रेटिक राइट्स। अभी हुआ क्या है हाल ही में कि 8 जनवरी को क्या हुआ कि जो ब्राज़ील के पुराने जो प्रेसिडेंट थे, जैर बोल्सोनारो उनका नाम था, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोला जाता है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट और जो है वहाँ के सरकारी दफ्तरों में आगजनी की, और जो है उन पर पथराव भी हुआ और काफ़ी सारे प्रोटेस्टर वहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब हुआ क्या था, पिछले साल हुए ब्राज़ील में इलेक्शन अक्टूबर में, और वहाँ के जो पुराने प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो वो हार गए, और लुइस इनाको लुला डे सिल्वा जो है वो जीत गए। और जो बोल्सोनारो के सपोर्टर्स थे उन्होंने जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो है बेईमानी हुई है, क्योंकि जो मार्जिन था जीत का वो बहुत कम था। और इसी के चलते जो दिसंबर 12 को क्या हुआ कि इससे पहले फेडरल कोर्ट में एक अर्जी डाल दी गई, और 12 दिसंबर को उसका निर्णय आता है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन जो है वो उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई है, जिसके चलते काफ़ी टाइम से वहाँ टेंशन थी, और 8 जनवरी को लोगों का गुस्सा फूटा और कुछ इस तरह से हुआ। अब इसमें से भारत को सीखने लायक चीज़ें क्या है, देखिए ब्राज़ील एरिया के मामले में भारत से ज़्यादा बड़ा देश है, 6वें नंबर पर आता है अगर हम एरिया वाइज देखें। पर भारत में ब्राज़ील के मुकाबले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे यहाँ आज तक आज़ादी के बाद से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है, तब से आज तक कभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। जो भी पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो उसे स्वीकार करती है, और दूसरी पार्टी जो है जो जीतती है वो आके सत्ता में बैठती है, पार्लियामेंट लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आती है वो पार्टी पावर में आ जाती है। तो यहाँ हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी हमने हाल ही में पिछले 2 साल पहले देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे और बाइडेन जीते थे, तब भी जो डोनाल्ड ट्रंप
के सपोर्टर्स थे, उन्होंने वहाँ वाशिंगटन डीसी में हमला बोल दिया था। तो हमारे भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, हम आशा करते हैं आगे भी ना हो। अब थोड़ा बंगाल की ब्राज़ील की ना हम लोग ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील आता है। ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, और दुनिया का 6वां है। अब इसमें कौन कौन से कंट्री इसके साथ लगते हैं, तो देखिए फ्रेंच गुआना अपने आप में कोई कंट्री नहीं है, ये फ्रांस की कॉलोनी है ना। तो कौन कौन से, सूरीनाम लगता है, गुआना लगता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे। देखिए दक्षिण अमेरिका से मिलता हुआ ना क्वेश्चन पिछले साल यूपीपीसीएस में भी आया था। तो ये कंट्रीज़ की लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो हमारी जो आगामी परीक्षा है उसमें हो सकता है मार्किंग के लिए आ जाए कि ब्राज़ील कौन से कंट्री से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है अमेरिका से रिलेटेड। अभी क्या किया है ना, अमेरिका ने एक पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की है जिसका नाम है टाइटल 42। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि वो सारे इमिग्रेंट जो यूएस का और मेक्सिको का बॉर्डर है उसके माध्यम से आ जाते थे, उन सभी के बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक लगा दी है। क्योंकि कोविड की जो है बीमारी अभी दोबारा जो है अपने पैर पसार रही है यूएसए में, तो ऐसी स्थिति ना बने कि वो बात काबू के बाहर निकल जाए, तो उस चीज़ के चलते अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है। अब देखिए ये टाइटल 42 नाम की इमिग्रेशन पॉलिसी किसके द्वारा बनाई गई थी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उसी को बाइडेन सरकार ने लागू कर दिया है। जब बाइडेन, इसमें देखिए जानने लायक बात क्या है कि जब बाइडेन पावर में आए थे तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान अपनी रैली में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी इमिग्रेशन पर ये जितने भी अवरोध लगाए हैं इनको मैं हटा दूंगा। पर अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने टाइटल 42 नामक ये जो पॉलिसी थी इसको दोबारा लागू कर दिया है। और कुल मिलाकर उसमें स्पेसिफिकली 3 कंट्रीज़ हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, निकारागुआ, क्यूबा और हैती। ये तीनों कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका में या मध्य अमेरिका में आती हैं, और इनसे आने वाले इमिग्रेंट्स को स्पेसिफिकली जो है रोकने की मांग की गई है। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि वो लोग जो जाके अमेरिका में असाइलम लेते थे, जो अपनी सरकारों से बच के आए हैं या किसी तरह शरण लेना चाह रहे थे, कुछ उसमें आपके इमिग्रेंट्स हैं, उसमें आपके माइग्रेंट्स हैं, उन सभी को इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि टाइटल 42 नामक रिपोर्ट किस जो है देश ने लागू की है, इसमें किस कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली रोकने की बात की, इस प्रकार का कुछ प्रश्न बन सकता है। हिंदी वाले जो छात्र हैं वो यहाँ देख लेंगे इसे। कुल मिला के जानने लायक 2 बातें थी, हमने इसको डिस्कस कर लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है कि हु वॉज फातिमा शेख के बारे में। अगली न्यूज़ है हु वॉज फातिमा शेख। तो फातिमा शेख जो है वो भारत की एक सोशल रिफॉर्मर थी, या समाज सुधारक थी। और इनका जो ये कलीग थी ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले की, जो अपने आप में महाराष्ट्र के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। ज्योतिबा फुले के बारे में हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। इनका जन्म, जो फातिमा शेख थी, इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ हुआ था। और ये इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर के रूप में भी जानी जाती हैं। ये ज्योतिबा फुले के स्कूल में ही पढ़ाती थी, और उनके साथ मिलके इन्होंने 2 स्कूल का जो है ना पार्टिसिपेट भी किया उसके शुरुआत में, ज्योतिबा फुले के साथ मिलके। और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है। साथ ही साथ इनके कुछ हम लोग कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, वुमेन्स राइट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। साथ ही साथ दलित कम्युनिटीज़ के जो एजुकेशन है और उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ इनका योगदान जो है भारत स्वतंत्रता संग्राम में भी मिलता है। तो ये सब हमने फातिमा शेख जी के बारे में देख लिया है। हिंदी माध्यम वाले छात्र यहाँ देख सकते हैं, वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है हमारे एनवायरनमेंट सेक्शन से। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अर्थ का जो ओजोन लेयर है वो जो छेद है, जो ओजोन में बड़े बड़े छेद हो गए हैं, जो होल्स हो गए हैं, वो अब धीमे धीमे रिकवर हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्ड में कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो इतने भी स्टेप्स लिए गए वो अब कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि आर्टिक के ऊपर, जो हमारा नॉर्थ पोल बोला जाता है, वहाँ पर जो आर्टिक के ऊपर ओजोन लेयर में गड्ढा था वो अब
धीमे धीमे कम हो रहा है, साथ ही साथ एंटार्क्टिक का गड्ढा भी कम हो रहा है। और इसी के चलते जो आर्कटिक का गड्ढा है वो पूरी तरह से 2025 तक कवर हो जाएगा, अगर हम इसी स्थिति में जितना हम लोगों ने रोक लगाई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, उसके तहत अगर हम चलते रहें तो आर्कटिक का जो होल है ओजोन का वो 2045 तक और एंटार्क्टिक के ऊपर 2066 तक कम हो जाएगा। अब देखिए एंटार्क्टिक के ऊपर जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ओजोन लेयर का होल है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसमें समय भी लगेगा। अब ओजोन लेयर क्या है ये आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ अपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, और ये जो सन से अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे रोकने का में मददगार सिद्ध होती है, जिसकी वजह से जो है अगर पराबैंगनी किरणें ओजोन लेयर नहीं छानेगी तो जो है यहाँ पर हेल्थ डिसीज जैसे कि कुल मिला के कैंसर हो गई, रेटिनल बर्न्स हो गए, इस प्रकार की बीमारियाँ इंसानों में फैलने लगेंगी। एंटार्क्टिक होल के बारे में 1980 में पता चलता है कि जो ओजोन लेयर है वो धीमे धीमे एंटार्क्टिक के ऊपर ख़त्म हो रही है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा कारण था पॉल्यूशन। तो अब थोड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू किया गया था, जिसके तहत कई सारी वो केमिकल जो ओजोन की जो परत है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे उनको बैन कर दिया था, जिसमें से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी थी, जो कुल मिला के रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होती है ना। हमारे जो फ्रिज वगैरह हैं उसमें पहले जो कंप्रेसर में गैस डलती थी वो CFC थी। आजकल CFC पर पूर्ण तरह से रोक सरकार ने लगा रखी है। और अभी इसमें क्या क्या दिक्कतें और हैं, तो देखिए CFC-11 नामक जो गैस है उसका निर्माण अभी भी हो रहा है, और जो है इसके स्रोत कहाँ पाए गए, ईस्टर्न चाइना में, कि जो चाइना है वो कुल मिला के CFC-11 का अभी भी उत्सर्जन कर रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को खतरा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या जियो इंजीनियरिंग की जो नई तकनीकें हैं जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स जो एरोसॉल्स बोले जाते हैं उसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है, जिससे जो वो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े, इंसोलेशन को कम करने के लिए, बादलों को और ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए अलग अलग एरोसॉल्स का छिड़काव किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उन केमिकल से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो हमें चाहिए कि हम जो है इन चीज़ों पर रोक लगाएं, है ना, कि हमारे दोनों काम हो जाएं। पृथ्वी की जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी रोक लगाएं और उन केमिकल्स के यूज़ पर भी रोक लगाएं। ऐसा साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट है उसने बताया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हिंदी वाले छात्र जो हैं वो इसे देख सकते हैं, वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, और आगे की जो चुनौतियाँ उनके बारे में आगे बढ़ते हैं। इंडिया और यूके ने, ब्रिटेन ने जो है एक नई स्कीम जो लॉन्च की है जिसको बोला जा रहा है यंग प्रोफेशनल स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि हुआ क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को जो मनाया जाता है तो इसमें ब्रिटेन ने और इंडिया ने दोनों ने ही मिलके जो है इसका जो स्कीम को लॉन्च किया इस दिन, इस प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में। अब इस स्कीम के तहत होगा क्या कि 3000 लोगों को, भारतीय और ब्रिटिशर दोनों को मिलाकर, जो 18 से 30 साल के युवक हैं उनको वीज़ा दे दिया जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही इंडियंस की यूके में और यूके की इंडियंस में इंडिया में वो आसान हो सके। और ये कब दिया, 2 साल के जो अंदर 3000 लोगों को लगभग वीज़ा दिया जाएगा। और ये कैसे लोग होंगे, जिनके पास कोई डिग्री है, जो स्किल्ड है। और इस स्कीम का जो अनाउंसमेंट है वो G20 की जो मीटिंग हुई थी बाली में पिछले साल नवंबर में, उसमें किया गया था। ठीक है, और वहीं MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों जो देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और देख लेते हैं इसमें क्या है। तब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जो यंग इंडियंस हैं और जो ब्रिटेन वाले हैं उनको आपस में आवाजाही में आसानी होगी। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने पीछे सुना था कि काफ़ी टाइम से जो एक FTA साइन होना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था भारत और यूके के बीच में, उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही थी। पहले बात ये आई थी कि दीपावली तक साइन हो जाएगा, फिर हमने देखा कि जो बोरिस जॉनसन थे वो उनकी जगह लिज ट्रस आ गई, लिज ट्रस ने आके जो है उस पर रोक लगा दी। अभी ऋषि सुनक आए तो अभी भी FTA साइन नहीं हो पाया पूर्ण तरह। उसमें बात क्या उठी थी कि FTA अगर लागू हो जाता है तो काफ़ी सारे इंडियंस वो आसानी से यूके में आ जाएंगे और वहाँ की जो थोड़ी बहुत नौकरियाँ हैं वो चली जाएंगी। पर अब ये जो नई स्कीम लागू हुई है इससे क्या होगा कि इंडियंस की आवाजाही यूके में हो जाएगी और इंडियंस को नए मौके मिलेंगे, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और हमें एक बड़ा मार्केट मिलेगा। ठीक है, जिससे इंडिया में और नौकरियां जनरेट होंगी। तो ये सब था यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में।
हम लोग आगे चलेंगे। ये वही चीज़ हिंदी में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगली स्कीम है ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया। एक जो समिट हुई तमिलनाडु में, जिसको बोला गया ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट। ये वहाँ की जो राज्य सरकार है तमिलनाडु की, उसने कराई है। और वहाँ पर एक ग्लोबल तमिल एंजल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अब ये किसने, तो तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन FTNA और इंटरनेशनल तमिल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क, इन लोगों ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराया था। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या है कि तमिल डायस्पोरा जो है, वो लोग जो मूल निवासी हैं तमिलनाडु के और इंडिया के बाहर अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो लोग आएंगे और तमिलनाडु में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उससे होगा क्या कि तमिलनाडु की GDP को बूस्ट मिलेगा, वहाँ नौकरियाँ डेवलप होंगी और राज्य सरकार के पास और पैसा आएगा अधिक। और इसी के तहत एक अमेरिकन तमिलनाडु फंड की भी घोषणा की गई है, जिसमें जो तमिल डायस्पोरा अमेरिका में रह रही है, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि वो लोग 16 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेंगे 2023 दिसंबर से पहले पहले। तो ये जो साल है, इसमें 16 करोड़ का ये लोग निवेश करेंगे तमिलनाडु में। ये सब बातें वहाँ की गई। यही है, हम लोग आगे चलेंगे। ये वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड हिंदी डे से रिलेटेड। इस चीज़ को हम लोग हिंदी दिवस से कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो सितंबर में मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हिंदी डे है, जिसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत होती है 1949 से। 1949 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, वहाँ पर हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में 2006 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि हर 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये हर साल इसको मनाती है, कुल मिला के ऑर्गेनाइज कराती है नेशनली, मतलब भारत में और भारत के बाहर भी। और साथ ही साथ इसी के उपलक्ष्य में जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसने एक कॉमरेटिव स्टैम्प को भी लॉन्च किया है। तो ये तो हो गई हमारे वर्ल्ड हिंदी डे से रिलेटेड बातें। अब थोड़ा हिंदी के बारे में जान लेते हैं। 2011 की जो सेंसस हुई थी, उसके अनुसार 43.63 पॉपुलेशन जो इंडिया की है, वो हिंदी बोलती है। ठीक है, और हिंदी में उसकी जो अलग अलग बोलियां हैं वो भी आती हैं, जैसे राजस्थानी हो गई, मध्य प्रदेश में जो बोलियां बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में जो बोलियां बोली जा रही हैं, वो सब हिंदी से ही निकली हुई। बिहारी भी इनफैक्ट हिंदी का ही पार्ट है, कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। और इसमें एक और इंटरनेशनली है डाटा की, जो 600 मिलियन लोग हैं, वो कुल मिला के पूरे विश्व भर में हिंदी बोलते हैं। और इसीलिए जो हिंदी है वो विश्व में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, चाइनीज़ और इंग्लिश के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, हाल ही में बड़ी दुखद न्यूज़ आई है कि जो जोशीमठ है उत्तराखंड में, वो धंस रहा है, सिंक हो रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि वहाँ जोशीमठ क्या है, पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है पिछले कुछ ज़माने में। टूरिस्ट इंडस्ट्री है मेन, वो उसका रीज़न है। और लोगों ने क्लाइमेट का ध्यान ना रखते हुए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और वहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। पर हाल ही में जो NTPC का एक तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको मुख्य जो है कारण बताया जा रहा है ये जो आपका जोशीमठ में जो ज़मीन धंस गई है उसका। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, वो तो जो कह लीजिए सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारे हिमालय का क्षेत्र है वो क्या है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि वो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से यहाँ टकरा रही है। तो इस वजह से क्या है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ। और इसी कारण से जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, वो भूकंप की चौथी और पाँचवीं श्रेणी के जो भूकंप हैं वो इस इलाके में आते हैं। तो क्या है, ये काफ़ी अनस्टेबल जोन बनाता है। इसीलिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और देखते हैं इसके बारे में। तो 1978 में क्या हुआ था, उस टाइम ये ज़मीन धंसने की बात जो है वो नई नहीं है। 1978 में पहली बार ये जो शुरुआत है इसकी हो गई थी। और उस टाइम एक महेश चंद मिश्रा गढ़वाल कमिश्नर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए जोशीमठ में और आसपास जो नीति और माना की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर।
इसी के साथ साथ क्या हुआ है, ये चीज़ भी सामने आई है कि जो हिमालय का क्षेत्र है वो कितना फ्रेजाइल है ना। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयरफुल प्लानिंग और रेगुलेशन की, जो कि नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ ज़मीन धंस गई। तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कौन सी जगह अभी जो है भूमि धंसने की जो है खबर सामने आई, वो किस तरह का वहाँ पर भूकंप क्षेत्र बनता है, कौन सा जो है प्लांट किसका, एनटीपीसी का अगर पूछ लें, या फिर बड़े जो पीसेस वगैरह वहाँ पर हो सकता है उससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम ही पूछ लें। तो ये सब इसमें कुछ जो है प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे न्यूज़ है एनएचए इनिशिएटिव टू ग्रेड हॉस्पिटल्स। जो एनएचए है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसने क्या किया है अभी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम ABPM जय के नाम से भी जाते हैं, इस स्कीम के तहत कहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं इनके इम्पैनल्ड PM जय के आधारित में उनको जो है क्या करें, ग्रेडिंग देंगे, उनको नंबरिंग देंगे उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर। अभी हो क्या रहा है, जो हॉस्पिटल्स इसमें इम्पैनल्ड हैं, ये पेशेंट तो बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, परंतु पर उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही। तो अब ध्यान दिया जाएगा कि क्वालिटी भी जो है उसमें जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की जो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको प्रोवाइड कराया जाए। अब इसको नापा कैसे जाएगा, तो 5 परफॉर्मेंस इसमें इंडिकेटर दिए हुए हैं जिसके ऊपर ग्रेडिंग होगी। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट आ रहा है उसको जो है जब वो अपना इलाज कराने आ रहा है तो उसको संतुष्टि है कि नहीं। दूसरा है हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट, कि अगर कोई इलाज करा के जा रहा है तो दोबारा उसी बीमारी के चलते दोबारा तो उसको भर्ती नहीं होना पड़ रहा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वो अपनी जेब से कितना पैसा खर्चा कर रहा है पेशेंट है। कन्फर्म ग्रीवियंसेस, इंप्रूवमेंट इन पेशेंट हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पेशेंट इलाज करा के जा रहा है तो उसकी जो जीवन है, ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ जो है वो कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो दवाएं हैं वो अपना असर पूर्ण रूप से ना दिखा रही हूँ, नकली दवाएं तो नहीं जो है वहाँ के मेडिकल स्टोर से मिली। तो ये सब इस पर ग्रेडिंग होगी और इस पर क्या होगा, नंबरिंग होगी, साथ में इसमें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे उनको। ठीक है, तो ये सब जानने लायक बातें थी। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एनएचए ने अभी जो है ग्रेडिंग किस स्कीम के तहत की है, या ग्रेडिंग जो हॉस्पिटल है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, कितने परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर जो बात होगी। तो इस तरह के कुछ हमारे MCQs इस जो टॉपिक है इससे बन सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगली न्यूज़ आई है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की, जो वायलेंस रिलेटेड है। तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी ये कहा है कि आजकल हो क्या रहा है कि कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स और मीडिया चैनल्स, इवन सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या कर रही हैं कि कोई अगर कहीं दुर्घटना हो गई या कोई वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, उसकी कोई घटना है, तो उसकी फ़ोटो को बगैर ब्लर किए हुए, बगैर धुंधला किए हुए ऐसा दिखाया जा रहा है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो डेड बॉडी को दिखा दिया, कहीं खून के धब्बे पड़े हुए हैं, खून फैला हुआ है, उसको दिखा दिया। तो ये क्या है, बड़ा जो है चिंताजनक बात हो गई कि अब पूरी फैमिली के साथ देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उसी चीज़ के लिए श्री अनुराग ठाकुर ने एडवाइजरी जो है जारी करते हुए कहा है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो न्यूज़ वाले, उनको प्रोग्राम कोड, एडवर्टाइजिंग कोड के तहत अपनी एथिकल जो है वो रिपोर्टिंग करनी होगी, और इस तरह की अगर कोई न्यूज़ है तो उसको ब्लर करके दिखाएं, जो चीज़ छुपाने लायक है उसको छुपाया भी जाए, जिससे लोगों के बीच में गलत संदेश ना पहुंचे। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। चलिए, अभी क्या हुआ है अगली न्यूज़ में, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी इंक्रीज एट भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहाँ पर एक सेंसस कराया गया, जनगणना कराई गई वहाँ पर जो जानवर थे उनकी। ठीक है, अब वहाँ क्या हुआ है, क्या पाया गया उस रिपोर्ट में कि जो पक्षी थे, जो बर्ड्स थी, उनकी संख्या में तो इंक्रीज हुई है, परंतु साथ ही साथ जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वो उसमें कमी आई है। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं कि वहाँ ये दे देगा कि डाइवर्सिटी में भी इंक्रीज आया है, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा और वहाँ गलती कर बैठेंगे। दूसरा ये इससे रिलेटेड कि इसको रामसार साइट 2002 में घोषित किया गया था। उड़ीसा में एक चिल्का और भितरकनिका, दो जो है वो वेटलैंड साइट्स हैं रामसार साइट के अंदर। साथ ही साथ जो ये भितरकनिका क्या है, एक मैनग्रोव क्षेत्र है ना, इंडिया का सबसे जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र है। सबसे पहला कौन सा है, बंगाल का सुंदरबन। ठीक है, और साथ ही साथ इसके भितरकनिका नेशनल पार्क के पास एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जहाँ सबसे बड़ा
खारे पानी का मगरमच्छ जिसका वजन लगभग 2000 किलो था, ये 2006 में पाया गया था, तो उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स भी थे इससे रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई रिलीज एनुअल रिपोर्ट ऑन ओम्बड्समैन स्कीम। तो आरबीआई ने अभी एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, जो ओम्बड्समैन स्कीम है उसके चलते। अब इसमें क्या है, 3 ओम्बड्समैन स्कीम जो है आरबीआई है, जिससे जो है इसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की आरबीआई ने, और कुछ आंकड़े भी जारी किए, उनको भी हम देखेंगे। स्कीम कौन कौन सी थी, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। तो ये 3 स्कीम है। आप चाहें तो नाम याद रख सकते हैं, पर ये संख्या ज़रूर याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट है किसने जारी की है, कितनी स्कीम उसमें लागू हैं। अब आंकड़े देख लेते हैं क्या क्या है। पहला आंकड़ा क्या कह रहा है कि जो ओम्बड्समैन स्कीम और कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन सेल है, इसमें जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है, 9.39% पिछले वर्ष के मुकाबले। दूसरी इसमें संख्या है, क्या स्टैटिक्स दे रहा है कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, जो कंप्लेन डिजिटल माध्यम से आने वाली हैं वो कितनी है, वो 42.12% है टोटल जो कंप्लेंट्स है उनका हिस्सा। साथ ही साथ वो कंप्लेनें जिनका रिप्लाई दे दिए के टाइम से वो कितनी है, 97.97%, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। पहले कितनी थी, 96.59। आप चाहें तो आंकड़े याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इनका एक अवेयरनेस प्रोग्राम और है, कंज्यूमर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो 15 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ था, वो स्ट्रेंथन करता है डिपार्टमेंट ऑन ओम्बड्समैन ऑफिसेस ऑनगोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये संख्या ज़रूर याद रखिएगा, है ना। ये देख सकते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें स्टैटिक्स। हम लोग आगे चलेंगे। अगली न्यूज़ है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है हर साल। अब उसके उपलक्ष्य में तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, इसका उद्घाटन हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या थी इस बार, तो थीम थी डायस्पोरा ट्राइबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो इसको याद रखिएगा, थीम पूछी जा रही है आजकल हमारे एग्जाम में। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत मनाई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको हैंडल करता है, और इसके चलते एक पोस्टल स्टैम्प, कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका टाइटल था सुरक्षित जाएं, परीक्षित जाएं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर डिजिटल पीडीबी एग्जीबिशन विच फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसके रिलेटेड में जो इंडियन डायस्पोरा था उसका कंट्रीब्यूशन को भी एक दिखाया गया है, किसमें, एक पीबीडी जो प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन हुई है उसके माध्यम से। और ये किसमें, एक डिजिटल रूप में है ये एग्जीबिशन। तो याद रखिएगा ये सब आंकड़े, यही बातें हिंदी में लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दिवस याद रखिएगा, किसने उद्घाटन किया वो याद रखिएगा, कहाँ मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, और जो कॉमरेटिव स्टैम्प जारी हुआ है क्योंकि उसको इस बार नाम दे दिया गया है, तो ये भी हमारे परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे चलेंगे। यूपीपीसीएस 2023, जैसा कि आपको पता है 14 मई 2023 को इसका एग्ज़ाम होना निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। उसके लिए हमारे यहाँ 10 फुल टेस्ट कराए जाएंगे, साथ ही साथ 4000 से ज़्यादा सवाल जिसमें होंगे। मेंटरशिप बैच चालू हुआ है उसके तहत, और इसमें 1-to-1 जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। जो GS1 पेपर जो स्कोरिंग होता है, जिससे आपकी जो है क्वालिफाइंग नेचर का जो होता है उसके लिए इसमें पढ़ाया जाएगा। और इस माध्यम से हमारा बैच डिज़ाइन किया है कि आपका कोई भी सवाल जो है एग्ज़ाम में छूटे नहीं, सारी वो चीज़ें हम लोग उसको कवर करा दें। तो आप लोग चाहें तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।